नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और करते हैं खबरों की ओर। 38वें राष्ट्रीय खेल में इस बार योग को मुख्य खेलों के तौर पर शामिल किया गया है। ओलंपिक में योग को शामिल करने की मुहिम अब उत्तराखंड से परवान चढ़ेगी। उत्तराखंड के लिए यह दोहरी खुशी का मौका है। योग को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। केंद्र सरकार प्रयासरत है कि अगले ओलंपिक खेलों में योग को प्रारंभिक तौर पर शामिल कर लिया जाए। वहीं सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योग का दुनिया भर में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। वह दिन दूर नहीं जब योग ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा होगा। उत्तराखंड इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वह 38वें खेलों की मेजबानी योग खेल के साथ कर रहा है। निश्चित तौर पर इससे ओलंपिक में योग को शामिल करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार द्वारा शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सरकार आगामी साल 2025 के चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट चुकी है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन और यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौड़ ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौड़ ने कहा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार को बढ़ाए। साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्य कर सकें। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है, उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है, 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभाएं तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहां पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी, और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना ये जाएगा, उतना ज्यादा जल्दी हम जो स्पीड अप अपना डेवलपमेंट को कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर हमारी जो मीटिंग है वो हमारे जिलाध्यक्षों के साथ होनी निश्चित हुई है।
दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सुधारने की बजाय अब बद से बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन 50 वर्षीय विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधित तकलीफ होने के चलते दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करना तो दूर, उसे एम्बुलेंस से उतरने तक नहीं दिया। यह हालत तब है जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून की पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जैसे अस्पतालों से तुलना की जाती है। जो कि आयुष्मान कार्ड के चक्कर में एक 50 वर्षीय युवक की मौत हुई। अगर ऐसा कोई भी मैटर हुआ है तो हम इसकी जांच सेटअप करके ज़रूर आगे कार्रवाई की जाए। कम्युनिकेशन की कमी है यहाँ पर। जैसे जो एम्बुलेंस वाला मरीज जो बताया गया है वो पीआरओ के कहने पर भी और ईएमओ के कहने पर भी मरीज को अंदर नहीं लाए और अपने आप आईसीयू चले गए, जहाँ उन्हें कोई बेड नहीं दिखा तो फिर वो दूसरे अस्पताल ले गए या घर ले गए। इसमें तो ये बात हुई है। तो जहाँ तक है कि लोग अपने आप ही चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तरीका ये होता है कि मरीज को ला के ईएमओ के पास दिखाना होता है। ईएमओ वहाँ से सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि किस विभाग में मरीज जाएगा, किस डॉक्टर के। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसानों ने यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आमरण अनशन पर बैठे किसानों से बातचीत कर उनके जीवन को बचाने और जायज मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। उन्होंने प्राइवेट स्थल को मंडी बनाने की सरकार की नीति का भी विरोध करते हुए कहा, इससे किसानों को उनकी फसल का उचित रेट नहीं मिलेगा, साथ ही राजस्व को भी हानि होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक आदेश दिया था, कल शाम को हमारे पास पहुंचा है तत्काल, और हमारे सभी किसान संगठनों को कहा था कि जो हमारे किसान साथी सिंगू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पिछले 10-11 महीने से, और हमारे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई सरकार वार्ता नहीं कर रही है। तो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें ये कहा था कि आप अपने अपने ज़िले में जाके, अपने अपनी तहसील में जाके आप ज्ञापन दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सख्त ये हमारी चेतावनी है सरकार को कि जल्द से जल्द जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से बात की जाए और जो एमएसपी की उनकी डिमांड है और सारे पूरे भारतवर्ष के किसानों की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था 2021 और 2020-21 में, अगर वो इस वादा खिलाफी करते हैं तो सारे पूरे देश का किसान जो है वो पूरा आंदोलन फिर से वैसे ही करेगा और दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर को फिर से घेर लिया जाएगा। तो जब आपको पता है कि खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि हाँ सभी किसान निश्चिंत रहें, इनको सर्वे करके बाढ़ का पैसा दिया जाएगा, जो अभी तक किसी किसान को एक पाई नहीं मिली है और किसान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो जो कि इनको सरकारी आंकड़ों को भी पता है कि मंडी में कितना धान गया है और कितना क्रय केंद्रों में अपनी बार तुला है। तो आज उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया है, उनको भी ये कहा है कि वो भी जल्द से जल्द जो सर्वे का काम पूरा हो चुका था खटीमा क्षेत्र में, किसानों को मुआवजा दिया जाए और आवारा पशु जो है उनका भी कोई ना कोई समाधान किया जाए, क्योंकि हर बार यही समस्या आती है, हम उनको कहते हैं, वो कहते हैं, करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा समाधान हुआ नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी मेयर पद के लिए दावेदारी की है। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट सौंपती है तो वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरकर जीत हासिल करेंगे। बता दें कि टिकट की दावेदारी से पहले पृथ्वीराज चौहान ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर निकाय चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी बनाए जाने हेतु संगठन मंत्री अजय कुमार से भेंट की है।
अच्छा है, दावेदारी करना तो सभी का, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का अधिकार है। उसी के अधिकारों के तहत मैंने भी अपनी, भाई सबने, अब हमारे पूर्व मेयर गामा जी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं, या विशाल गुप्ता जी हैं, या प्रकाश सुमन ध्यानी जी हैं, या जितने भी हमारे सभी सम्मानित साथी हैं, सभी लोगों ने दावेदारी की है। उसी के प्रक्रिया के तहत मैंने भी की है। बाकी ये तो निर्णय पार्टी का है, शीर्ष नेतृत्व का है कि वो क्या क्राइटेरिया और किसको, पार्टी के सभी समर्पित सिपाही हैं, जिसको पार्टी आदेश करेगी वो चुनाव लड़ेगा। बाकी आवेदन तो सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा है। काफी बड़ा प्रोफाइल। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने के लिए लेकर दिए जांच के निर्देश के बाद पुलिस गहनता से अवैध मदरसों की जांच करेगी और सभी जिलों की 1 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं अवैध मदरसों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी का अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला सराहनीय है और अवैध मदरसों को ध्वस्त करने का फरमान काबिले तारीफ है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है उसे खत्म करना जरूरी है। साथ ही उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए। तो ये कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज़्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा, आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है। तो किस तरीके से पढ़ रहा है, इन अवैध मदरसों में कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से इन्होंने ज़मीन ली है, इन सब चीज़ों की जांच होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश की विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर इस तरीके का अगर अवैध कार्य हो रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि ये हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश में अगर इस तरीके से युवा अवैध जगह पर पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज़ों को लेकर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में 1 महीने में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस के संगठन और प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, प्रदेश में अवैध मदरसे, अवैध प्रशिक्षण संस्थान, अवैध शिक्षा के लिए खुले स्कूल के लिए सरकार का फेलियर है कि प्रदेश में लगातार अवैध रूप से मदरसे और शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो इनके संचालन में सहयोग करते हैं। कोई गैर मदरसे हों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हों या मदरसे हों, ये सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। इसमें तो सरकार को अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर वो मदरसे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, मान्यता है नहीं है, इसका शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्यों नहीं देखता है। सरकार को चाहिए कि उनकी मान्यता रद्द करने के बजाय जिनके संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, सरकार को जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इसके करीब 8 खेल होंगे। ऐसे में मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बता दें कि हल्द्वानी में फुटबॉल, तैराकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल होंगे। महिला फुटबॉल हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में होंगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को बेहद बारीकी से देखा। हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे। और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है
वो होना है। उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज़ के जो हमारे गेम्स हैं, उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें घास लग चुकी है। पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का काम हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे है। यद्यपि काफ़ी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। बिजली के बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि अपनी डिमांड को ठीक से वो असेस कर लें, कितने लोग इनको चाहिए होंगे। सिस्टम चलाने के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो भी आएगी, उससे कितने लोगों की आवश्यकता होगी, इसका अच्छा होमवर्क कर लें, ताकि जब ये इवेंट हो तो किसी प्रकार की रुकावट उसमें ना आए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में साथ ही मैदानी इलाकों में फिर ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 दिसंबर को हल्की बारिश और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिसंबर के आखिरी दिनों में देखने को मिलेगा। इसके चलते पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री इजाफे के साथ 23.4 और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की कमी के साथ 5.9 डिग्री रहा। आज अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहने के आसार। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। भूस्खलन की घटना तवाघाट इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि तवाघाट इलाके में नेशनल हाईवे पर काम चल रहा था, तभी अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग से आने जाने की अपील की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर आम जनमानस से जुड़े कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ संवाद भी किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा एक परिवार की तरह उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली जा रही है और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर देहरादून के प्रेमनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी रीना राठौड़ ने कहा कि एसएसपी के निर्देश पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है तो पुलिस उनके परिवार की तरह मदद दे सके। इस समय हमारे जनपद के उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लगातार बच्चों के बीच और खासकर आजकल जो अभियान विशेष चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के बीच सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उन्हें अवेयर करने के दृष्टिकोण से हम उन तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे द्वारा सैलाकुई क्षेत्र में भी तमाम वरिष्ठ गणों को एकत्र करके उनको तमाम सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई। अगर वो अकेले रहते हैं या उन्हें किसी तरह की समस्या है या उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या अन्य किसी भी तरह की समस्या है, उनको कोई मेडिकल इशू है, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने अपना उनको डैक नंबर उपलब्ध कराया है कि हमें भी आप एक तरह से परिवार का सदस्य मानिए और कभी भी याद कीजिए। तो इसी के साथ फिर हमने कल प्रेमनगर क्षेत्र में भी जलवायु टार में जो सीनियर सिटीजन्स हमारे रह गए हैं वहाँ भी एक अवेयरनेस कैंपेन की और इसी के साथ में जो हम बच्चों को भी समय समय पर इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों से भी कि ट्रैफिक रूल्स का परिपालन करें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बच्चे अक्सर
ना हेलमेट लगाते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं और इससे वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो हम ऑन द स्पॉट ना केवल बच्चों को ये समझा रहे हैं कि उनका जीवन कितना अनमोल है, और ये भी एक पहल उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में की जा रही है सभी के द्वारा कि हम ऑन द स्पॉट उनके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करते हैं ताकि वो भी समझाएं और बच्चे को एक साइकोलॉजिकल नैतिकता का पाठ मिले कि पुलिस उनको अंदर से चेंज करना चाहती है, वो अपने जीवन के मूल्य को समझे और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचे। देश के अलग अलग राज्यों से 15 आईएफएस अफसरों की टीम कॉर्बेट पहुंची। टीम ने कॉर्बेट में बैठकर पार्क के मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, वन्यजीवों के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों से यहां के वन्य और वन्यजीवों के प्रबंधन आदि विषयों पर अहम जानकारियां हासिल की। वहीं दल में आए मुरादाबाद के डीएफओ सूरज कुमार ने कहा, मैदानी क्षेत्रों में और गवर्नमेंट पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष अलग प्रकार का है। वहां पर लेपर्ड की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर बाघ, हाथी। उन्होंने कहा, जिस तरह से इंसानों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह वन्यजीव भी बढ़ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पारुल है और मैं FRI, आपको पता होगा, वन अनुसंधान संस्थान, उसमें वैज्ञानिक F हूँ एवं मैं प्रभाग प्रमुख भी हूँ वहाँ की फॉरेस्ट इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज डिवीजन। MOEF इन CC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारा मंत्रालय है, वहाँ से स्पॉन्सर्ड 1 वीक कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है IFS ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें हमारे पास जो सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल सीनियर ऑफिसर्स, अलग अलग स्टेट से आए हैं, जैसे कि तेलंगाना से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं और तमिलनाडु से हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट से हमारे पास IFS ऑफिसर्स आए हैं, जो कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस मैनेजमेंट, जो आजकल हम सब सुनते आ रहे हैं ना कि वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच में सिर्फ संघर्ष ही नहीं, उनके बीच में परस्पर संबंध और हर चीज़ के बारे में ये ट्रेनिंग है। तो उसी के बारे में ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, जो कि 16 तारीख से हमारी शुरू हुई थी और आज इसका लास्ट दिन है। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग जो है, ये नेशनल पार्क में ही इसमें जाके हमको सीखना है, देखना है कि किस तरह से जो वन्य जीव हैं, मनुष्य हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, परस्पर क्या संबंध है, और इवन जो वन्य जीव हैं वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से हैं, वो सब हमको देखना है। और उनका मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो किस। मेरा नाम सूरज है, मैं DFO मुरादाबाद हूँ अभी। देखिए, दोनों जगह बहुत अलग अलग अंतर है। यूपी एक पूरा जो है प्लेन एरिया है, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है लेपर्ड के साथ। हमारे यहाँ टाइगर और एलिफेंट वगैरह नहीं है। मुरादाबाद में बेसिकली जो है शुगर केन, जो गन्ने में हमारा लेपर्ड रहता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में एलिफेंट है, टाइगर है, और यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। तो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ट्रेनिंग से जो बेनिफिट है हमें ये है कि हम नए नए आइडियाज़ जो आते हैं कि वो स्टेट क्या कर रहा है, वेस्ट बंगाल से आए हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कुछ आइडियाज़ हमें नए नए मिलते हैं, तो वो फिर हम अपने स्टेट में वापस जा कर के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्योरली जो है जो ट्रेनिंग है, इसमें यह है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग है और अदर पार्ट्स में कंट्री के जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम अपने यहाँ पर कैसे उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग से मुझे लगता है हमें सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, जो वन हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से भारत सरकार से एक कंपलसरी ट्रेनिंग होती है जो IFS ऑफिसर्स की है। तो हमारे पास जो हमारे आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टोटल 15 लोगों का ग्रुप जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, जो FRI इस ट्रेनिंग को करा रहा है। और यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो वन्यजीव प्रबंधन है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और उसके बारे में देखने के लिए यहाँ पर आया है। और अभी हमारा उनके साथ एक इंटरेक्शन, उनके स्टेट में क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।